नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़े लंबे दिनों बाद वापस अपनी बात हो रही है और पिछली क्लासेज में आपको नई वैकेंसी के बारे में मैंने अपडेट किया था और मैंने ये भी बताया था आपको कि वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम है। हाँ, पर ये डेफिनेट है कि इस साल वैकेंसी आएगी और नेक्स्ट ईयर आपको बजट के आसपास तक आपके पास एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी आरपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, जल्दी करा दे लेट कराए, पर हाँ, इस साल नोटिफिकेशन आना मेरे हिसाब से तय है। तो आपको इस कड़ी में जुड़ जाना चाहिए। अगर आप जॉब वाले हो तो आपके पास उतना टाइम है नहीं जॉब के बाद, तो आपको कंटिन्यू अगर यही देना है तो आप इसी में लगे रहें। अगर आप साथ में किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसकी करते रहें, ताकि आपका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पार्ट बी अपन यहाँ कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप देखते रहोगे करते रहोगे तो हो जाएगा। और वैकेंसी के बाद अपन आराम से इसको फुल स्पीड से फुल अच्छे तरीके से इसको और कवर कर लेंगे। उससे पहले अपन मोटा मोटा सारा कवर करके रखेंगे, ताकि अपने को उस टाइम सिर्फ रिवीजन का टाइम रहे। अपन मैराथन क्लासेज ले लें, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस वाली है वो क्लास ले लें, एमसीक्यू टाइप का ऐसा, ताकि इससे क्या होगा, इससे अपने को उस टाइम पे एक वो नहीं बोलते थे कि अपने जो तैयारी उसको धार देने का काम, तो वो धार देने का काम उस टाइम रखेंगे अपन, ठीक है। ताकि आपको पार्ट ए भी करना है, बी भी करना है, और अगर कोई उस टाइम की एग्ज़ाम फंसेगी तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए जितना हो सके आपको चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करना है कि वो आपके लिए बेस्ट रहे। देखो, पढ़ने का तरीका 50 लोग 50 तरीके से बता सकते हैं, मैं अपना तरीका बताऊँगा पर वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है, पर अपनी मेहनत को कम नहीं करना है। बस ये चीज़ याद रखनी है, जो भी काम होना है वो मेहनत से होना है, तो वो अपने को कंटिन्यू रखनी है। तो हाँ, अब इसके बाद अपन अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट्स वाली सीरीज़ स्टार्ट की थी, आशा करता हूँ आप सभी को लोगों को अच्छी लग रही होगी। और साथ ही में अब एक नई जो फुल वीडियो आया करेगी आपकी, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्या हम चैप्टर वाइज या कुछ मिक्स क्वेश्चंस ऐसे कुछ लाएंगे, और ये क्वेश्चंस थोड़े से मैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि जो नए पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे बन के, उस पैटर्न पे इनको बनाने की कोशिश की है मैंने। देखता हूँ आपको समझ में आते हैं कितना है, मैं इनका एक्सप्लेन भी करूँगा। इसकी पीडीएफ में अभी तो टेलीग्राम बंद है, जैसे टेलीग्राम ओपन होता है वहाँ पर आपको अवेल करवा दूंगा, ताकि आप भी खुद से एक बार पेपर दे सकें। और मैं क्वेश्चंस और आंसर दोनों की अलग अलग पीडीएफ दूंगा, ताकि आप एक बार खुद से अटैम्प्ट कर सकें और उसके बाद उसके आंसर्स को आप अटैम्प्ट कर सकें। तो दोनों चीज़ आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। इसको पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ेंगे अपन, और आराम से जितना भी मैं कर पाऊँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूँ उतने देने की कोशिश करूँगा। तो इसको अपन आज से कंटिन्यू करते हैं। अपन लगभग एक क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन, 20-25 जितने भी हो जाएंगे। अपन को ऐसे फिक्स टारगेट नहीं लगेगा चलेंगे भाई 50 क्वेश्चन दमदार 50 या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो मेरे को लगे इंपॉर्टेंट है और थोड़े घुमा के क्वेश्चन हैं, जितने भी मुझसे अच्छे बन पाएंगे वो आप देखना, एक बार आप खुद रिव्यू करना, देखना, उनको पढ़ना। मैं जब ये क्वेश्चन करा रहा हूँगा तो आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मेरी एक ही दरख्वास्त है, आपको जो करना है क्वेश्चन पढ़ो, मेरे आंसर बताने से पहले आपको एक बार आंसर देना है, उसके बाद ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइंड करने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो करते हैं ना आजकल कि लाइब्रेरी में जाते हैं और 24 घंटे में से 12 घंटे तो क्लास ही देख रहे होते हैं, तो आपको वैसा नहीं बनना है। क्लासेस देखो, वो इसका एक लिमिट दायरा होता है। जैसे मैं ये क्लास आपको दूंगा तो आप ये क्लास इस तरह से नहीं लेने की, हाँ कि यार क्लास आ रही है वो ले लेता हूँ, सुन लेता हूँ, सुनना नहीं है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन अभी पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आपके लिए मतलब पढ़ के जैसे फ्री होऊंगा आपको उससे पहले अपना अपना आंसर क्रिएट कर लेना। हाँ भाई मेरा आंसर ये है, या आप एक पेन पेपर लेकर बैठिए कि मेरा पहला का आंसर मैंने ये लगाया, क्या मेरा सही है या नहीं है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है सर बता रहे हैं वो सही बैठ रही है, मेरे नहीं बैठ रही, तो उस हिसाब से अपने को मैनेज करनी है, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 1 क्या है। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात पहला राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये मैंने सबसे पहले वाले चैप्टर में जब मैंने आपको नगर पालिका स्वशासन के इतिहास के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो बताओ कौन सा एक्ट है, 1950 है, 1951 है, 1959 है, या 2009 है, बताओ। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, 2009 पढ़ते हैं। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले 1959 का एक्ट था, और उससे पहले 1951 का था। तो अपने को याद रखना है, सबसे पहला स्वतंत्रता के बाद जो पहला एक्ट लेके आए थे अपन, वो कौन सा था, 1951 वाला था। उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद में आया था, वो कौन सा आया था, 1959 आया था। और जो भी लेटेस्ट हमारे पास एक्ट है वो कौन सा है, 2009 वाला है। तो तीनों को अपने को सीक्वेंस में याद रखना है, 51, 59 और 2009, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 1951, यानी आंसर नंबर 2,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। सुनो, राजस्थान के विकास प्राधिकरणों यानी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन सुनो, राजस्थान में किसी नगरीय क्षेत्र, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व को देखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के तहत किया जाता है। दूसरा है, विकास प्राधिकरण की कानूनी स्थिति एक वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह होती है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, और न 1 न 2। अब आप आंसर सोचिए अपने हिसाब से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो, पहला कथन वापस पढ़ो, राजस्थान में किसी नगरीय क्षेत्र में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व। मैंने आपको ये बढ़ाया था जब आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़ा रहा था कि इसमें क्या, धारा 5 के अंदर भी बढ़ाई थी मैंने दोनों चीज़ें एक साथ। देखो सुनो, इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से कोई महत्व रखता हो या फिर सांस्कृतिक रूप से या पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बना सकते हैं। बताई थी मैंने आपको। और ये धारा 5 पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको रिवाइंड करवाया था। तो धारा 5 के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है और किस किस बेसिस पे बनाया जाता है उसकी बात लिखी हुई है। फिर दूसरा पॉइंट बोलो, विकास प्राधिकरण की कानूनी स्थिति एक वैधानिक निकाय की तरह है, यानी वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, यानी कानून के तहत पारित किया जा रहा है। ऊपर वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है अगर समझदारी से काम ले, क्योंकि भाई एक्ट के अंदर लिखा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वैधानिक होना ही होना है। और अगर ये किस में लिखा होता, संविधान में लिखा होता, तो ये क्या बन जाता, संवैधानिक बन जाता। क्या बन जाता, संवैधानिक बन जाता। यानी इसके मतलब जो इसका पॉइंट है वैधानिक वाला, ये पॉइंट भी ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। यानी अगर दोनों सही है तो अपना आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। 3 सुनो, 3 क्या कहता है, राजस्थान में के शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी और उनकी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक बार कथन पूरे पढ़ते हैं, 4 कथन अपने पास। राजस्थान में वर्तमान में कुल 282 शहरी स्थानीय निकाय यूएलबीज है। नगरीय निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या 12 होती है। मनोनीत पार्षदों को नगर निगम के अध्यक्ष यानी महापौर के चुनाव में मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। शहरी निकायों में सभी तीनों श्रेणियों यानी बोर्ड यानी नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम की बैठकों में 60 दिन से कम एक बार आयोजित होना अनिवार्य है। इन उपरोक्त कितने कथन सत्य हैं, यानी संख्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, संख्या। ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहाँ थे, मैंने यूपीएससी में देखे थे। जहाँ तक मैं 2021 वाले पेपर में ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें नंबर पूछते थे। आजकल तो आरपीएससी में भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को भी ऐड करना स्टार्ट किया। तो इनके अंदर बताओ कि अपने में से कितने क्वेश्चन, मतलब कितना ऑप्शन सही है। ठीक है, चेक करो। बताओ, चलो मैं बताता हूँ। इसमें पहला कथन सुनो, राजस्थान में वर्तमान में कुल 282 शहरी निकाय हैं। 282 ही है। अब एक बार वापस चेक करना, मैं बता दूंगा इसको और डिटेल में। फिर नगर निगम मनोनीत पार्षदों की संख्या 12 है। मैंने आपको बताया था कौन सा, 6, 8, 12। 2021 में एक्ट आया था, एक्ट में संशोधन हुआ था, उसके बाद इसे 6, 8, 12 कर दिया गया था। बताया था मैंने आपको मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो ये तो पालिका की थी, ये परिषद की थी और ये निगम की थी। तो निगम की बात कर रहे तो 12 सही हो गया ऑटोमेटिकली, तो 2 भी सही हो गया अपना, पहला सही है ही। बात करते हैं तीसरा, तो सुनो, मनोनीत पार्षदों को नगर निगम के अध्यक्ष यानी महापौर के चुनाव में मत देने का अधिकार है। देखो मैंने आपको जब 3 टाइप के बताए थे सदस्य, कौन कौन से बताए थे, एक तो मनोनीत सदस्य बताया था, एक पदेन सदस्य बताया था, और एक बताया था मैंने निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों के पास तो ऑलमोस्ट सारी पावर्स होती है, पदेन वालों के पास भी होती है, लेकिन इनके पास ये सारी पावर नहीं होती, यानी इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, इन पर सारी योग्यताएं लागू होती है, इनको कभी भी पद से हटाया जा सकता है। ये सारी बातें बताई थी मैंने आपको इसके साथ। तो ये वाली बात, मत देने न देने वाली बात, यहाँ पर तो लिखा है दे सकते हैं, जबकि अपन को पता है नहीं दे सकते, यानी हट जाएगा। फिर चौथी बात पढ़ो, नगरीय निकायों के सभी तीनों श्रेणियों यानी इन पे बैठक 60 दिन से कम, यानी 60 दिन में एक बैठक का प्रावधान है। तो है, अपन ने पढ़ा था 2 महीने, या अपन ये पर लिखा था ना अपने 2 महीने या 60 दिन के अंदर क्या करनी होगी, एक बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो यानी अपने ऑप्शन नंबर, और ये बात अपन ने कहाँ पढ़ी थी, धारा बताऊँ आपको, इसके धारा 51 में पढ़ी थी अपन ने वाली बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, निम्नलिखित में से उनकी संरचना कितने सत्य की पूछ रहा है, कितने सत्य हैं, तो 3 सत्य हैं, 1 गलत है, यानी केवल 3 सत्य हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, अपना क्वेश्चन नंबर 3 फ्री। आगे चले, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4,
सूची 1 यानी शहरी निकायों के प्रकार, सूची 2 अधिनियम के अनुसार आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या से सुमेलित करो। देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। सुनो पहला देखो A B C, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निगम के लिए कितनी चाहिए, नगर परिषद के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए और नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए, उसका मैंने आपको एक फास्ट वो वाला बताया था, याद करो फटाफट से। देखो मैंने आपको बताया 20,000 से 1 लाख वाला बताया था, फिर 1 लाख से 5 लाख वाला बताया था और 5 लाख से अधिक वाला बताया था। ये तो होता है पालिका बोर्ड के लिए, ये होता है हमारा परिषद के लिए, काउंसिल के लिए, और ये अपना नगर निगम के लिए होता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से, तो अगर मिलान करना है तो मिलान कर लो भाई। नगर पालिका को इससे मिला दो, नगर परिषद को मिलाना है तो नगर परिषद को मिला देंगे अपन 3 से 5 वाले में, और नगर निगम को मिलाना है, सॉरी पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे है ये। तो 20,000 से 1 लाख वाला ऑटोमेटिकली पालिका से मिल जाएगा, परिषद वाला 1 लाख से 5 लाख वाला, और निगम वाला 3 से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। इजी था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, संस्था अधिनियम और उसके संबंधित वर्ष, मतलब ये कब गठित हुए थे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं अपने सामने ऐसे क्वेश्चन कि उसके टाइमलाइन बताते हैं, टाइमलाइन पूछ लेते हैं या उससे मिलान करवा लेते हैं। अब मिलान करके देखते हैं। देखो याद है क्या आपको, सबसे पहला वाला अपने को पता है जयपुर वाला सबसे पहले बना था, तो ऑटोमेटिकली सबसे पुराना वाला देख लो इसके अंदर कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। देखो भाई इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण, अच्छा रुको इसमें न्यास पर भी है, वापस देखते हैं क्वेश्चन। देखो जयपुर विकास जेडी की बात करें, ये कब गठित हुआ, जोधपुर वाला कब गठित हुआ, लेकिन ये वाला है यूआईटी कोटा कब गठित हुआ, मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये वाला 1970 में हुआ था। एक तो ये याद रखना। अजमेर विकास प्राधिकरण, अब अपने को पता है कि कोटा वाला हटा दिया अपन ने, फर्स्ट में कोटा आ गया, इसमें कोटा आ गया 3C में 1, फिर इसके बाद जयपुर वाला होगा तो 1982 में जयपुर वाला इसके साथ आ जाएगा 2, फिर आ गया जोधपुर और अजमेर, उसके बाद कौन सा हुआ था, जोधपुर 2008 में हुआ था। यस, तो जोधपुर ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 3, और जो अपना बचा कौन सा 2013, तो अजमेर के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देंगे, यानी 2 3 1 4 होना चाहिए आंसर, 2 3 1 4, यानी अपना आंसर हो जाएगा ए। सन याद होना जरूरी है, मैंने आपको ये तीनों की सीक्वेंस बताई थी, कौन सी, जयपुर जोधपुर वाली, जयपुर और जोधपुर वाली तो याद रखनी ही रखनी है, जयपुर वाला तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है 1982 और इसका 2008 यानी 2008। कोटा वाला मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था, यूआईटी कोटा 1970 के अंदर गठित किया गया था। ठीक है, तो तीनों चारों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित निम्नलिखित शहरी संस्थाओं या प्राधिकरणों की उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार प्राचीन से नवीनतम कालानुक्रम में व्यवस्थित की थी। आ गया ना टाइमलाइन वाला क्वेश्चन। टाइमलाइन वाला कैसे, मतलब इनको सीक्वेंस में जमाना है भाई, पुराने से नए की तरफ जमा देते, कोई नई बात थोड़ी है। पढ़ो पहला एडीए यानी अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ब्यावर में पहली निर्वाचित, पढ़ाई थी मैंने आपको, पहली निर्वाचित नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ था, ब्यावर के अंदर हुआ था। फिर कोटा विकास प्राधिकरण गठन कब हुआ है और जयपुर विकास प्राधिकरण गठन कब हुआ है, ये दो तो अभी पढ़े गए हैं। जेडीए कब बना था 1982 में, एडीए कब बना था 2013 के अंदर, और जो कोटा विकास प्राधिकरण इसकी भी आपको पता होगी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है पता है, अभी लेटेस्ट है ये तो 2023 का है। और जो ब्यावर वाली ये याद होनी चाहिए आपको, मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी, अंग्रेजों के टाइम पे ही हो गई थी, याद करो कब हुई थी, 1999 में अपना जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस साल की है ये, तो वैसे याद रख लेनी है अपने को। तो पहली निर्वाचित नगर पालिका ब्यावर में 1999 के अंदर हुई थी, सॉरी 99 नहीं 1919 के अंदर, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो 1919 के अंदर हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, तो अजमेर, कोटा और जयपुर, इससे अपन सीक्वेंस जमा दे इसको फटाफट। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, इससे जमाओ, सबसे पहले जेडी आएगा, जेडी के बाद सॉरी जेडी नहीं, सबसे पहले आएगा ब्यावर वाली, फिर उसके बाद आएगा हमारा जेडीए, जेडीए के बाद आएगा एडीए, एडीए के बाद आएगा केडीए। बस जम गया, जमा लेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं इसका। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब देखो वापस पढ़ो, निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो अपडेट्स मैं याद करा दूंगा आपको यहीं पे, देखो अच्छे से बारीकी से पढ़ो, आ जाएगा आराम से। कौन सा युग्म सही नहीं है याद रखना है, नहीं को अपन को स्पेशल याद रखना। अगर आपको सिली मिस्टेक्स को बचना है, अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करना है, तो उसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जहाँ पर भी लिखा मिले नहीं, उसको जो भी पेन अपने पास में हो उससे बॉक्स बना दो, ताकि अपन क्वेश्चन पढ़े तो अपने दिमाग में रहे नहीं नहीं नहीं, वरना अपन गलत कर जाते हैं वहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखा, हाँ भाई जयपुर में 1982 ले, इतनी जल्दी होती है अपने को वहाँ पर। ये वाली जल्दबाजी से बचने के लिए और अपनी गलतियों को कम से कम करने के लिए अपने को ये चीज़ें कुछ जो मैं आपको बताता चलूँगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जयपुर विकास प्राधिकरण वाला पॉइंट सही है, जोधपुर वाला पढ़ा है अपन सही है, अजमेर वाली भी सही है,
2014 के अंदर कोई गठन नहीं हुआ था। अपन ने पढ़ी थी सारी डेट्स, 1982, 2008, फिर 2013 और उसके बाद डायरेक्ट 2023 पढ़ी थी, बीच में कोई डेट नहीं पढ़ी थी। याद है आपको? तो अपने आप समझ में आएगी ये वाली डेट भी देखो, ठीक है। तो ये वाली डेट, ये वाली इसके साथ नहीं थी। ये कब थी? 2023 में थी। किन किन के? 2023 में 3 गठन हुए थे। एक तो कोटा का हुआ था, आपको बताया था मैंने, एक अपना उदयपुर वाला हुआ था और एक अपना पुष्कर वाला हुआ था। ये याद रखना बस। ये तीनों का गठन कब हुआ था? 2023 के अंदर हुआ था। तो डेट याद हो गई अपने को। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इसमें अजमेर हो गया और ये बाकी 3 यहाँ पर हो गई, ठीक है। फिर आगे और बढ़ाऊंगा, आएगी तब धीरे धीरे। ये हो गया अपना आंसर, क्या हो जाएगा इसका? डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है? प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असंगत है या विषम है? विषम आ गया, गोला करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी कौन सा है? तो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त यानी कमिश्नरेट, अधिशासी अधिकारी ईओ और मेयर महापौर। अब ये क्या देखो, लैंग्वेज का फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने अच्छे से लैंग्वेज नहीं पढ़ी है या समझी नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़ो, प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ईओ अधिकारी, सीईओ अधिकारी है, आयुक्त अधिकारी है और ईओ भी अधिकारी है। महापौर क्या है? ये राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन सा क्या होता है ये? राजनीतिक प्रमुख होता है, यानी इलेक्शन होता है इनका, इलेक्ट होते हैं। जबकि ये तीनों क्या होते हैं? इनका नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सीईओ है, डायरेक्ट आईएएस से आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, बाकी इनको तो अपने स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट हो जाते हैं। आया समझ में? तो जो 8वां क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा था? प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो इनमें से 3 ही होते हैं बस। सीईओ साहब अपने नगर निगम में बैठते हैं, जो हमारे कमिश्नर साहब है वो परिषद के अंदर बैठते हैं, और जो हमारे सीईओ साहब है वो हमारे नगर पालिका बोर्ड के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और अपन कहाँ बनते हैं? ईओ के अंदर ही बनते हैं अपन। अपनी ज्वाइनिंग कहाँ होगी? ईओ 4 पर होती है। याद रखना किस पे होती है? ईओ 4 पर होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ईजी था, नॉट टफ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अविश्वास प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्टार मार्क कर लो साथ ही साथ। अविश्वास प्रस्ताव की बात करनी है और गलत पॉइंट निकालना है। पढ़ो, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार बैठक में पारित नहीं हुआ तो अगला प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का निकाय के कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के लिए कम से कम 3/4 सदस्यों की गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। पढ़ो, आंसर निकालो। है कुछ? चलो अब बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो इसका एक्ट में है, कौन सी धारा में है? पहले तो ये धारा याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट धारा, मैंने आपको अच्छे से बताई थी। 53 के अंदर, कौन सी धारा के अंदर? धारा 53 के अंदर इसकी बात की गई है। पहला पॉइंट हो गया। फिर आ जाओ, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर नहीं ला जा सकता। मैंने आपको क्या क्या बताया था? 3-4 बातें बताई थी क्या? स्टार्टिंग के 2 साल नहीं ला सकते हो, फिर लास्ट के 1 साल भी नहीं ला सकते हो, एक बार फेल हो गया उसके बाद अगले 1 साल तक नहीं ला सकते। बताया था मैंने आपको, बताया था ना? तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हो गया, 2 साल के भीतर नहीं ला सकते। यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार आ गया, पारित नहीं हुआ, तो अगला प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। तो ये वाला गलत हो गया, आंसर तो आ गया। अपना आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निकाय के कार्यालय के अंतिम 6 महीनों में नहीं लाया जा सकता, सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव पर हाँ, वो 1 वर्ष नहीं था, वो लास्ट वाला मैंने आपको वहाँ गलत बता दिया, 6 महीने था। 6 महीने लास्ट वाले 6 महीने नहीं लाया जा सकते। अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए कम से कम 3/4 सदस्यों की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, क्योंकि प्रस्ताव पारित ही 3/4 सदस्यों से होता है, तो उतना गणपूर्ति तो उसमें आवश्यक होती ही होती है, ठीक है। ओके, आगे आंसर अपना बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाँ, पढ़ो। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आगे चलते हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन पूरे भारत में 1 जून 1993 से लागू हुआ है। राजस्थान में अधिनियम 1 जून 1993 से को ही लागू हो गया था। चारों पॉइंट पढ़ो, आंसर निकालो। थोड़ी सी इसमें फैक्ट ज़्यादा है पर अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया था? 9 नहीं जोड़ा गया था। पहली बात तो कौन सा जोड़ा गया था? 9A जोड़ा गया था।
ठीक है। 9 किस में जोड़ा था, पंचायती राज वाला है वो कौन सा है, ये 9A था अपना। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं नहीं जोड़ी गई थी, 12वीं जोड़ी गई थी। 11वीं किस में थी, पंचायत वाले में। 29 विषय भी पंचायत वाले थे, अपने किधर थे इतने, इधर 18 विषय थे। तो तीनों पॉइंट गलत हो गए ये, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो तो गलत कर दिए। अगले सुनो, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत में कब लागू हुआ था, तो भारत में ये सही डेट है, 1 जून 1993 को ही लागू हुआ था भारत के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर इस डेट को लागू नहीं हुआ था। राजस्थान को डेट को लागू हुआ था वो कौन सी थी, 9 अगस्त 1994। सारे आपको अच्छे से बढ़ाई थे मैंने। 9 अगस्त 1994 के अंदर अपन ने लागू किया था, किसमें, राजस्थान के अंदर, इसलिए इसकी ये वाली डेट भी गलत हो जाती है। तो आंसर कौन सा जाता है अपना, सी पॉइंट सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कथन कारण वाले भी लिए मैंने इसके अंदर, पढ़ो अगला। क्या है देखो, राजस्थान में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाने के लिए अब राइट टू रिकॉल यानी जनमत संग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, कारण देखो इसका, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राइट टू रिकॉल की पद्धति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये वाला पॉइंट, मैंने आपको बताया भी था ये अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है, नाम भी बताया था मैंने आपको उस बंदे का। सुनो देखो भाई, अपने को पता है राइट टू रिकॉल होता क्या, पहले तो ये समझना है कि जैसे आपने किसी प्रतिनिधि को चुना है, वोट देके, मान लिया आपने पार्षद बनाया है अपने एरिया में, अपने वार्ड में पार्षद बनाया, तो एक क्लोज आया था बीच में, इस क्लोज के माध्यम से आप इस पार्षद को इसके पद से, इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले जनता ने फैसला ले लिया कि भाई साहब हमें इसे हटाना है, जनमत संग्रह किया, यानी एक तरह से वोटिंग दोबारा होती है और इनको हटाने के लिए प्रस्ताव दे दिया जाता है, किसके अंदर, बैठक के अंदर, और उस बैठक के अंदर निर्णय लेकर इसे हटाने का कार्यक्रम किया जा सकता था। लेकिन इसको वापस बंद कर दिया गया था, इस प्रोसेस को। वो कब किया गया था, वो हुआ था, देखो ये कब लाया गया था, तो राजस्थान में 2011-12 में हुआ था ये स्टार्ट, 2011-12 में तो स्टार्ट किया था इसको, प्रोसेस को, और 2014 के अंदर अमेंडमेंट लाकर इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, और इसका जो यूज़ हुआ था पहली बार, मैं आपको बताया था कौन सी जगह में हुआ था, 12 में हुआ था, मांगरोल 12 में हुआ था ना, और नाम भी मैंने आपको बताया था, सॉरी मुझे नाम मेरे से मिस हो गया है, पर हाँ मांगरोल के अंदर 12 के अंदर इसका पहली बार यूज किया गया था। तो याद रखना है, दोनों पॉइंट सही है, ये कथन और कारण दोनों ही सही है। इसके व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई राइट टू रिकॉल तो था लेकिन उसे हटाया गया था, और कब हटाया गया था, तो 2014 का अमेंडमेंट बिल लेके आए थे और उसके साथ इसे हटा दिया गया था। लेकिन यूज कहाँ हुआ था, तो मांगरोल 12 में हुआ था, और नाम मेरा अभी भी रिकॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो वाकई बाद में इसका डिस्कशन कर लेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सुनो, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए गठित निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन से संवैधानिक निकाय की श्रेणी में आते हैं। तो कौन से संवैधानिक श्रेणी में आते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। संवैधानिक का मतलब समझ लेना है कि जिनका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो किसी अनुच्छेद के अंदर शामिल किए गए हैं। आगे समझ में, वैधानिक का मतलब किसी एक्ट के अंदर है, और संवैधानिक का मतलब संविधान के अंदर लिखे हुए। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले पॉइंट से। वार्ड समितियाँ, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति और नगर विकास यानी UIT, इनमें से कौन कौन सी ऐसी है जो संवैधानिक निकाय में आती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर लिखी है, यानी किसी क्या बोलते हैं उसको, किसी अनुच्छेद में लिखी है। तो देखो वार्ड समितियाँ मैंने आपको बताई थी, कौन से समितियाँ, अनुच्छेद 243 समितियाँ S 243 S में बताई थी मैंने आपको। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति दोनों धाराओं में, अनुच्छेदों में आती है। कौन से अनुच्छेद में, ये तो आती है 243Z D में, और ये 243ZE में, उसके जस्ट बाद वाली में। भाई पहले जिला आएगा फिर महानगर आएगा, मैंने ऐसे बताया था। तो D फॉर डिस्ट्रिक्ट, फिर उससे बड़ा है तो E पे आएगा। और नगर विकास न्यास, इसके लिए क्या था, इसके लिए एक्ट था पहले, कौन सा, UIT एक्ट, कौन सा, 1959 का एक्ट था एक, उस एक्ट के तहत ये चलता था। तो एक्ट वाला कौन सा है, तो एकमात्र ये एक्ट वाला, बाकी सारे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, धाराएं भी याद रखनी, समिति वाली S है, और D डिस्ट्रिक्ट से क्या याद रखना है, ZD याद रखना है, महानगर इसके जस्ट बाद वाला है, तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और UIT के लिए एक्ट अपने पास 1959 का। ठीक है, तो ये संवैधानिक हो गई और ये वैधानिक हो गई। अगर वैधानिक पूछेंगे तो UIT वैधानिक है। ओके, आगे चले, प्रश्न 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 की बात करें। वर्तमान स्वायत्त शासन विभाग की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर जिला मुख्यालय से भिन्न अन्य शहर नगर परिषद की श्रेणी में शामिल नहीं है। अब देखो मैंने आपको पूरी वो तो नहीं बताई थी कि कौन कौन से नगर परिषद है, नाम तो नहीं बताए थे मैंने आपको, कि बहुत सारे हैं, याद करना मुश्किल है। फिर भी अगर अपन जब कभी रिवीजन करेंगे एक बार, या कभी वेबसाइट से मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे जितनी परिषद है एक बार सारी बता दूंगा।
तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा फिर भी डाला है। देखो सारे क्वेश्चन अपने पढ़े हुए आएंगे नहीं वहाँ पे, कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आने वाले हैं, तो उनके लिए भी तैयार होना है। अब ये क्वेश्चन है कि मैंने तो नहीं पढ़ाया है, शायद वो टीचर भी नहीं पढ़ाया होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगर पढ़ाया भी होगा तो उन्होंने अगर टेक्स्ट बुक में है तो वो छाप दिया होगा उठा के। लिखने में कोई परेशानी नहीं होती, लिखने में तो मैं भी लिख दूंगा अपने उसके अंदर। याद करने से मतलब याद चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, इतनी सारी। फिर भी अगर अपन देखो थोड़ा जुगाड़ लगाएं, क्या पता आंसर निकल जाए। देखो वर्तमान स्वशासन की सूची में लिखिए कौन सा शहर जिला मुख्यालय से भिन्न यानी अन्य शहर नगर परिषद की श्रेणी में शामिल नहीं है। देखो ब्यावर, मकराना, हिंडौन और धौलपुर। तो कौन सा शहर ऐसा हो सकता है जो नगर परिषद नहीं है अभी भी। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, याद ही करना है ऐसे तो धौलपुर इसका आंसर है, ठीक है। तो याद कर लेना इसका आंसर धौलपुर है, बाकी सारे ऐसे हैं जो नगर परिषद में शामिल है, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9A के निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनसे संबंधित प्रावधानों के साथ सुमेलित करना है, यानी कनेक्ट कर दो भाई एक दूसरे के साथ, बताओ। ए टी, मैंने आपको टी से याद कराया था क्या, टैक्स कराया था क्या? अरे टी से मैंने आरक्षण याद कराया था, कैसे? टीएसपी से। टैक्स कैसे याद कराया था? टीएसपी से। और टैक्स कैसे याद कराया था? एक्स से, एक्सपोर्ट टैक्स कराया था, ठीक है। 243 वाई क्या याद, वाई तो याद होना चाहिए, वाई तो सिंपल है। कौन कौन सा? अरे दो होते हैं, एक तो 243 आई और 243 वाई। तो आई और वाई, आई और वे यानी पैसा, पैसा यानी वित्त, तो ये फाइनेंस में जाएगा। फिर अनुच्छेद 243 जेड ए, ये भी मैंने आपको दो बताए थे, कौन कौन से? एक होता है के और एक होता है जेड ए। ये किस किस से? तो भाई ये भी याद रखना भाई, मैं बता तो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। के मतलब पंचायत के लिए है और जेड ए क्या है? नगर के लिए। वैसे ही आई पंचायत के लिए है और ये वाई नगर के लिए है, ठीक है। फिर आ जाओ जेड डी, अभी बताया थोड़ी देर पहले, डिस्ट्रिक्ट वाला, डी से डिस्ट्रिक्ट जिला योजना समिति, तो ऑटोमेटिकली इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो टी आरक्षण से है, वाई वित्त से है, जेड ए निर्वाचन से है और ये जेड डी आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट जिला योजना समिति से। तो आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? सही संयोजन का चयन कीजिए। देखो ये बहुत अच्छा था, मैंने आपको एक बड़ी सी टेबल बना के दी थी, उस टेबल के अंदर मैंने सारे डाटा लिखे थे भाई, ये इसको देगा, ये इसको देता है, ये इसको देता है, क्यों देता है, ये रीज़न भी बताए थे मैंने आपको। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन में, सबसे पहले नगरपालिका वाला जो अध्यक्ष है यानी नगरपालिका अध्यक्ष वो किसको देगा। फिर दूसरा नगर परिषद सभापति, नगर निगम का महापौर और तीनों निकायों के जो पार्षद है वो किन किन को देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सॉरी मैंने आपको बताया था जो नगर पालिका बोर्ड वाले हैं और नगर परिषद वाले हैं, ये दोनों तो किसको देते हैं? डीएम साहब को यानी कलेक्टर साहब को देते हैं। जबकि नगर निगम वाले हैं वो किसको देते हैं? संभागीय आयुक्त को देते हैं, आयुक्त को देते हैं। और जो हमारे जो पार्षद है वो सारे पार्षद तो किसको देंगे भाई? सदस्य हैं तो किसको देंगे? डायरेक्टली अध्यक्ष को देते हैं, अपने अपने अध्यक्ष को। तो देखो इससे अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखो नगर पालिका बोर्ड जिला कलेक्टर को देता है, सही है। नगर पालिका परिषद सभा इसको नहीं देगा, सभापति आयुक्त संभागीय आयुक्त को देगा, सही है। तीनों निकाय के अपने अपने निकाय के अध्यक्ष को देंगे, सही है। यानी आंसर आ जाएगा दो गलत है अपना। तो सही संयोजन का विकल्प दो हटा दो, ये हट गया, आंसर आ गया बी। आ गया आंसर, आगे समझ में? इजी था भाई, याद रखना है नगर पालिका का और जो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है, एक तरह से वो सभापति अध्यक्ष कैसे मान लो, वो किसको देता? डायरेक्टली कलेक्टर साहब को देते हैं। जबकि उसके जस्ट ऊपर है नगर निगम के हैं वो संभागीय आयुक्त को देते हैं, और जो अपने अपने पार्षद हैं वो तो देंगे ही देंगे ऑटोमेटिकली अपने अध्यक्ष को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने या उसे बाहर करने की अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है अगर सही ढंग से ना पढ़े तो क्वेश्चन को। देखो इसमें पूछ रहा है कि जो भी डिवीज़न का काम होता है, जो भी घोषणा होती है, वो घोषित करने या उसे बाहर करने की अंतिम शक्ति यानी लास्ट पावर किसके पास है? इस पे क्वेश्चन है ये। कलेक्टर साहब के पास है, कलेक्टर भी उसके अंदर आता है, इसलिए राज्य सरकार भी उसमें इंक्लूड है, स्थानीय शासन निदेशक, राज्यपाल, कौन है किसके पास सारी पावर होती है इससे रिलेटेड? आंसर बताओ फटाफट से। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है अगर थोड़ा सा सोचोगे तो, ठीक है। आंसर है 2 राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ही क्या करती है? राजपत्र में अधिघोषणा करने के बाद ये सारा कार्यक्रम करती है।
कलेक्टर साहब क्या भूमिका निभाते हैं? तो कलेक्टर साहब वहाँ पर जो भी सीमा चिन्हांकन का काम होता है ना, सीमा चिन्ह बनाते हैं, जब बॉर्डर बनाते हैं उसके अंदर जो डिसीजन का काम करवाते हैं वो कलेक्टर साहब करवाते हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों का कोई डायरेक्ट रोल अपने को दिखता नहीं है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। नगर पालिका की बैठकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और नगर पालिका की बैठकों से रिलेटेड डाटा कौन कौन से सही है देखो। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निकाय की साधारण बैठक बुलाने का अधिकार है। दूसरा, यदि नगर पालिका अध्यक्ष निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो नगर पालिका अध्यक्ष ऐसी बैठक बुला पाता है। देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर दिमाग लगाओ तो। पहला बोल रहा है कि सीईओ साहब है भाई, सीएमओ साहब है, सीएमओ साहब है वो निकाय की साधारण बैठक बुलाने की शक्ति रखते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन वापस पढ़ो देखो, यदि नगरपालिका अध्यक्ष निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो सीएमओ साहब ऐसी बैठक बुला सकते हैं। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना भाई। वो तो बोल रहा है साधारण बैठक बुला सकता है, दूसरा बोल रहा है जब वो नहीं बुला सकता तो बुला सकता है, यानी आंसर दोनों में से एक सही होगा। ये पता चल गया। तो देख अपन ये तो हटा ही सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं, एक तरह से दोनों में से एक सही है, ये बात तो पता चल गई। तो ये तो एक सही होगा, ये दो सही होगा, यानी अपने 50% पार्टनरशिप तो अपनी कर ली पूरी। अगर खला कुछ भी नहीं आएगा तो तुक्का तो लगा के दो, 50% तो चांस है कि उसके सही होने के, है कि नहीं। तो अब अच्छे से पढ़ लेते हैं, और पढ़ेंगे तो तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो। फिर भी देखो सारे कभी कभी है ना, ये जो चीज़ है ये बड़ा परेशान कर देती है इंसान को। तो इसको भी कभी कभी है ना मात देने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क ही है ये थोड़ा सा, बट कितना रिस्क है? 50% ही है बेटा। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ ही नहीं आ रहा दे रहे हो डर है, वो नहीं चलेगा भाई। ऐसा है कि अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चनों को करना थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सिर दर्द कम हो जाएगा अपना। ठीक है, उसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आंसर निकालते, प्रॉपर आंसर निकालते हैं। देखो अपने को पता है सारी बैठकें बुलाने का काम अध्यक्ष का ही होता है सब जगह। अगर थोड़ी पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हो तो सब काम अध्यक्ष साहब ही करते हैं मेनली। ये नहीं बुला रहे हैं तब जाके पावर किसके पास जाएगी? सीएमओ साहब के पास जाती है, यानी बात तो ये सही है। अब इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं क्या मैटर था। देखो सबसे पहले क्या होता है, अध्यक्ष साहब बैठक बुलाते हैं। अगर वो 7 दिन के अंदर बैठक नहीं बुला पाते हैं 7 दिन के अंदर, तो उसके बाद ये पावर जाती है सीएमओ साहब के। और सीएमओ साहब को फिर नेक्स्ट जो 10 दिन होते हैं उन 10 दिनों के अंदर बैठक बुलानी होती है। मैंने आपको बताया था पूरा बैठक वाले चैप्टर के अंदर, तो वो वाला मैटर इसमें है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो राजस्थान के नगर निगमों और उनके प्रशासनिक ढांचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढांचों के बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। देखो राजस्थान में वर्तमान में कुल 11 नगर निगम कार्यरत हैं। नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर आयुक्त होता है। राजस्थान सरकार द्वारा नगर निगम में अधिकतम 12 विशेषज्ञ मनोनीत किए जा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट तो रिपीट हो चुके हैं, देखो अगर समझदारी से काम लो। मैं आपको दो पॉइंट तो बता भी चुका हूँ, तीनों ही बता चुका हूँ मेनली। ऊपर सारे तीनों बताओ, आंसर बताओ आप पहले फटाफट से बताओ कितने कथन सत्य हैं, नंबर बताना है अपने को कितने सही हैं, सोचो फटाफट। ठीक है, देखो पहला वर्तमान में कितने नगर निगम कार्यरत है? पहला पॉइंट सही है 11। मैंने अभी जस्ट बताया था कि 10 था, मैंने वो बोला था 11 हो गए। 11 है अपने आंसर, 11 याद रखना है। कैसे देखो गिना देता हूँ मैं आपको। 3 जगह तो डबल है, मैंने आपको बताया था कहाँ पर है। एक तो जयपुर के अंदर डबल है, एक तो ग्रेटर और हेरिटेज के नाम से। फिर दूसरा आपको जोधपुर के अंदर 2 मिल जाएंगे। कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण के नाम से। वैसे ही कोटा के अंदर मिलेंगे उत्तर और दक्षिण के नाम से, यानी 2 ये कितने हो गए? 6। अब अभी और गिनाता हूँ आगे, सुनो। इसके अलावा बाकी कौन कौन से अपने संभाग बचे हैं वो गिन लो। एक तो अजमेर रह गया, एक अपना उदयपुर रह गया, एक अपना बीकानेर रह गया। कितने हो गए? 6 3 9, सॉरी एक भरतपुर भी तो रह गया, एक भरतपुर। कितने हो गए? तो 6 और 4 10 तो ये हो गए। एक और बन गया, कौन सा? अलवर। एक कौन सा बन गया? अलवर। तो कितने हो गए टोटल? लगाओ 11 हो गए। तो अपना यानी ये वाला पॉइंट तो सही है, सारे याद भी करा दिए एक बार आपको। फिर आ जाओ, नगर निगम के मुख्य अधिकारी कौन होते? कमिश्नर साहब नहीं होते हैं। कौन होते? सीएमओ साहब होते हैं, या सीईओ साहब बोल दो, वो होते हैं। आपको बता रखा है मैंने। आयुक्त तो कहाँ होते हैं? नगर परिषद के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। फिर राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में अधिकतम 12 विशेषज्ञ, मैं बता चुका हूँ 2021 में इसको चेंज किया गया था और रूल बनाया था 6 8 12 वाला, तो 12 सही है, यानी ये पॉइंट भी सही हो जाता है। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा? यानी कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी 2 टोटल सत्य है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आंसर अपना बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। सूची 1
यानी नगर पालिका की समितियों, और सूची नंबर 2 2009 के तहत उनके गठन की धाराओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कर देंगे भाई साहब। सुमेलित करने में क्या लग रहा है अपना? पहला है कार्यपालक समिति, कौन सी धारा के अंदर है? फिर है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया और वार्ड समिति का गठन। देखो अपना जो वार्ड समिति का गठन है और अविश्वास प्रस्ताव मैंने अभी बताया, आपको बताया था नहीं बताया था? देखो इसमें आएगा कार्यपालक समिति अपनी 55 में है, और जो अपना अविश्वास प्रस्ताव वाली प्रोसेस है मैंने आपको बताई थी 53 में, तो 53 में ये है, और वार्ड समिति तो 54 में है, तो 53, 54 और 55। ठीक है, 53 के अंदर अपनी क्या बोलते हैं वो, अरे यार ओ अविश्वास प्रस्ताव अपना 53 के अंदर है। 54 के अंदर क्या है? तो 54 के अंदर अपना वार्ड समितियाँ हैं, और 55 है, 55 के अंदर अपनी बताओ, हाँ 55 के अंदर कार्यपालक समिति हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। सूची 1 क्या कहती है कि शहरी विकास संस्था और संबंधित मुख्यालय यानी शहर के साथ सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। कौन सी जगह कहाँ पर मिलेगी अपने को? देखो ये तो बहुत ईजी, अगर आपने थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी है तो अपने आराम से कर लोगे। भिवाड़ी अलवर के अंदर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है ही, यूआईटी कौन सी है, और राजस्थान आवासन मंडल, तो राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में है ही। 3 तो अपन कर ही लिए, एक नहीं करोगे तब भी ऑटोमेटिकली आपको जुड़ ही जाएगा। तो करो, देखो सब ऑटोमेटिकली अपने सामने वाले से जुड़े हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 25 तक कर लेते हैं आज, ठीक है, इस क्लास में। तो राजस्थान में नगरीय सुधार न्यास यानी यूआईटीज के गठन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में, ठीक है, ओल्ड से न्यू की तरफ जमा देते हैं भाई। जोधपुर यूआईटी, बीकानेर यूआईटी, उदयपुर और अलवर। अच्छा, यूआईटीज को जमाना है। यूआईटीज की मैंने सन आपको बताई थी क्या? मैंने यूआईटीज के नाम ही बताए थे, सन नहीं बताई थी आपको, है ना? ठीक है, तो देखो पहले बात तो यूआईटी एक्ट याद रखना है अपने को। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1959 का एक्ट है, याद रखना है। कौन कौन सी यूआईटीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी। तो ये जोधपुर पहले बनी थी, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर अलवर, इस सीक्वेंस में जमी हुई भाई। जोधपुर आएगी, फिर बीकानेर है, फिर अपना उदयपुर है, फिर अलवर है। ठीक है, याद रख लेना है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेना। इस सन वाले इतने क्वेश्चन आते नहीं है, मैंने डाल दिए थे, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपने को पढ़ने को मिल जाए इसलिए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये क्या है? निम्नलिखित नगरीय निकायों और उनकी वर्तमान प्रशासनिक श्रेणियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देखो, ये कर सकते हो आप, अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप कर लोगे ये। देखो पढ़ो, तिजारा अलवर में है, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में है, सुजानगढ़ चूरू में, हाँ सुजानगढ़ चूरू में है, तिजारा, रुको 1 मिनट, हाँ कम, और किशनगढ़ अजमेर में है। तिजारा तो अब वर्तमान में क्या है, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन, रुको। निम्नलिखित नगरीय निकाय उनकी वर्तमान प्रशासनिक श्रेणियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नगर परिषद गंगापुर सिटी है, नगर परिषद सुजानगढ़ भी है, नगर परिषद किशनगढ़ भी है, हाँ मुझे ध्यान है। हाँ ठीक है, ये तिजारा है अपने नगर पालिका ही है, अभी परिषद नहीं बना है ये अभी, इसलिए गड़बड़ है। ठीक है, तो ये वाला अभी परिषद नहीं है, तिजारा क्या है, पालिका ही, अभी परिषद में अपग्रेड नहीं किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत, मतलब ये इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? नगर परिषद तिजारा अलवर में ये बात सही है, लेकिन ये परिषद नहीं है, ये पालिका है, इसलिए गलत है ये। जगह तो सारी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के वित्तीय उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पद असंगत है? अच्छा, असंगत निकालना है, मैंने आपको बता रखा, जब भी असंगत या नोट नहीं ऐसी वाली बात है तो उसको स्टार मार्क कर लेना है। पहला पॉइंट पढ़ो, नगर पालिका आंतरिक राजस्व। दूसरा है राजस्थान राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान और जिला परिषद उपकर विकास निधि। तो राजस्थान में वित्तीय उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद असंगत है? तो ये डी वाला सही असंगत है ना, ये तो अपन ने पढ़ रखा है भाई। कहाँ से पैसा आता है सरकार उसके पास, नगर पालिका के पास, मैंने आपको बताया था भाई, या तो खुद जो टैक्स लगाती है उससे जो पैसा आता है वो इसके पास आएगा, जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा क्या दिया जाता है, जो पैसा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा नगर पालिका के पास आता है, वो जाएगा। और केंद्रीय वित्त आयोग सेंट्रल क्या कर सकती है, इनको अनुदान देती है टाइम पे, तो वो अनुदान यहाँ से मिलता रहता है। जबकि जिला परिषद से तो कोई लिंक ही नहीं है, जिला परिषद का संबंध किससे है? पंचायत से, तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ईजी था ये तो, डी। पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है,
ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सदन की सदस्यता के लिए निर्हयता यानी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में कथन कौन सा गलत है? तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन शायद अभी मैंने आज ही रील डाली, इसकी फर्स्ट वाले की डाली है, सेकंड वाले की भी नहीं डाली, आएगी बाद में। ठीक है, देखो, यदि किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। बात सही है। खाद्य अपमिश्रण के तहत दोषी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है यदि जुर्माना 500 रुपये से कम हो। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर वो मिलावट का दोषी है तो किसी भी कंडीशन में नहीं लड़ सकता। फिर आ जाओ, किसी कोर्ट के द्वारा 6 महीने से अधिक की कारावास की अवधि के लिए अपात्र रहता। मतलब अगर किसी को 6 महीने से अधिक की सज़ा मिल चुकी है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। सही है बात। और नगर पालिका के साथ किसी अनुबंध में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हित रखने वाले व्यक्ति निर्हित माना जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी अयोग्य माना जाएगा। सही बात है। तो मैंने आपको तो बहुत सारे बताए, तो उसमें कुछ आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक तो संतान वाली के बाद 2 से अधिक चाइल्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉमन है वो तो है ही, जैसे दिवालिया हो जाए, पागल घोषित हो जाए, या फिर दिवालिया पागल लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है। इसके अलावा अगर कौन सा है, अगर 24 और 35 के तहत अयोग्य हो। इसके अलावा और कौन सी थी, हाँ, इसके अलावा जैसे अनुबंध वाली है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ नगर पालिका के साथ डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर नगर पालिका के ऊपर केस चला रखा है या नगर पालिका ने उसके ऊपर चला रखा है या उस केस के अंदर वकील है तो तीनों ही कंडीशन में वो क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सजा वाले मामले में क्या है, अगर कोई मामला प्रक्रियाधीन चल रहा है, प्रोसेस में है, तो उसके अंदर 5 साल से अधिक की सज़ा मिल सकती है तो नहीं ले सकता। और अगर सज़ा मिल चुकी है वो 6 महीने से अधिक की है तो भी नहीं ले सकता। और बाहर निकलने के बाद 6 साल तक बैन रहेगा। मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको। इसके अलावा और कौन से हैं, और एक तो खाद्य अपमिश्रण वाला है, उसका दोषी नहीं होना चाहिए, मिलावट का दोषी एक तरह से। और आईपीसी की धारा है जो कौन सी थी 110, शायद अब ये अपन बीएनएस से पढ़ा देंगे आपको इसको। बीएनएस के माध्यम से जो चेंज हुई है वो धारा भी आपको अपग्रेड कर दूंगा मैं इसमें चेक करके, तो वो धारा इसमें अपन अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो बातें थी मैंने जो अयोग्यता के अंदर है बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें से मोटे मोटे आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने को याद रख लेने हैं। चलो लास्ट धारा आज की पढ़ लेते हैं। धारा सॉरी यार, बार बार धारा याद रहती है मेरे को, पता नहीं क्यों। ठीक है। जो क्वेश्चन 25 वो देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बाद वाला क्वेश्चन अभी आ गया। देखो पढ़ लेते हैं फिर भी। सीमित निविदाएं केवल तभी आमंत्रित की जा सकती है जब अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये से कम हो। दूसरा, एकल निविदा यानी सिंगल टेंडर प्रणाली का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में या पेटेंट वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदार से ही प्राप्त की जा सकती है चाहे मूल्य कुछ भी हो। निविदा प्रक्रिया को पूर्ण गुप्त रखना अनिवार्य है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। देखो इसको वापस इसका आंसर निकालते हैं, पढ़ो। देखो सीमित निविदाएं केवल तभी आमंत्रित की जा सकती है जब अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये से कम हो, तो ये पॉइंट तो गलत है। दूसरा पॉइंट, एकल निविदा प्रणाली का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थिति या पेटेंट के लिए किया जा सकता है। हाँ ये बात सही है। फिर अगला पॉइंट, निविदाएं केवल पंजीकृत ठेकेदार से ही प्राप्त की जा सकती है चाहे मूल्य कुछ भी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल पंजीकृत ठेकेदार हो ऐसा कोई अनिवार्य रूल नहीं है। निविदा प्रक्रिया को पूर्णतः गुप्त रखना अनिवार्य है और इसे सार्वजनिक नहीं, ऐसा थोड़ी है। प्रोसेस को सार्वजनिक किया जाना ज़्यादा अच्छा है। जितनी पारदर्शिता होगी किसी चीज़ के अंदर, भाई ऐसा अगर तुम डिस्क्लोज ही नहीं करोगे कि भाई अपने को इन इंसानों को चीज़ें दिखानी है, तब तक वो चीज़ तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को? तो पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पारदर्शिता वाला हो गया और अच्छे से एक्सप्लेन हो ही गया। देखो ये वाला पॉइंट अगर आपको डिस्कस समझाना है तो अच्छे से समझा। देखो इसमें मतलब इसको थोड़ा बारीकी से अंदर से समझाता हूँ। सिंगल टेंडर वाली प्रोसेस क्या होती है? देखो जनरली सिंगल टेंडर नहीं करने होते हैं। कब करने होते हैं? जैसे सिंगल टेंडर करने का मतलब एक तरह से कंपटीशन कम करना हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ऑफिस के अंदर, जैसे हम भी करते हैं टेंडर, तो उसमें ऐसा कोई चीज़ है और उसके लिए टेंडर करना कंपलसरी हो गया है। और फिर उसके लिए अपना क्या एक नोट शीट चलती है अपने ऑफिस में, तो नोट शीट में अपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमें इस इमरजेंसी के लिए ये वाली प्रोसेस करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। फिर डीडीओ उसको प्रोसेस कर देता है और उसके बाद ये वाली इसको फॉलो किया जाता है। केवल ये वाला पॉइंट देखो, केवल निविदाएं पंजीकृत ठेकेदार से ही प्राप्त की जा सकती चाहे मूल्य कुछ भी हो। पॉइंट ये वाली गड़बड़ नहीं है।
करनी पंजीकृत से ही होती है, लेकिन अगर वो मूल्य बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जैसे बहुत सारे ठेकेदार पंजीकृत है, 3 ठेकेदार आपने बोला, तीनों मिल गए आपस में मिल के क्या कर रहे हैं कि रेट को हाई कर रहे हैं, और आपको एक चौथा मिल रहा है पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो उनसे अच्छी और उससे कम रेट, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहा है, रेट कम दे रहा है, तो आप उस पर प्रेफरेंस ले सकते हो। इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। और पारदर्शिता को रखना है, बनाए रखना है, इसलिए ये पॉइंट ये हो गया। तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये वाला पॉइंट सही है ही। और इसमें ये जो वैल्यू शायद मेरे हिसाब से सीमित लिखूंगा तभी आमंत्रित की जा सकती है जब अनुमानित मूल्य ये शायद 1 लाख रुपये, मेरे को इसका कंफर्म नहीं है, पर ये पॉइंट इसमें अभी के टाइम पे गलत है। तो इसका आंसर 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज अपन ने लगभग 25 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एक्सप्लेन भी किए, और अपनी जो क्लास है लगभग पौने घंटे की हो गई है। तो अपने लगभग इतनी क्लास रखेंगे और 7 दिन में 2-3 ऐसी क्लास कर लिया करेंगे, जिससे क्या आपको, जैसे आप क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो आप जो रिवीजन किया है उसको आपको एक क्या बोलते हैं, वही धार वाली बात, तो धार देने का काम करेगा। और जो सब्सक्राइबर स्पीड से वो काफ़ी स्लो हो गई है, लोग शायद उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, पर मैं अपना लूज़ नहीं कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस, मैं अपना ठीक है कंटिन्यू करना है मेरे को ये चीज़। कुछ भाई बहन अच्छे से देख भी रहे हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कभी कभी उनकी क्यूरीज भी रहती है, मैं साथ के साथ रिजोल्व करने की कोशिश करता हूँ। जॉब है, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, पर हाँ, आपने अगर क्लास यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे कंटिन्यू देखते रहिए, आपके लिए कंटेंट में डालता रहूँगा। पार्ट बी की आप टेंशन ना करो, ईओआरओ की तो मत ही करो, मैं पार्ट बी के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको इसके लिए महंगे कोर्स खरीदने की कतई ज़रूरत नहीं है, ना पीडीएफ की टेंशन लेनी है। कंटेंट लिखना चाहो तो अपनी सहूलियत के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बाकी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम बंद है इसलिए अभी, वरना मेरे जो आगे दो चैप्टर है उनके भी A4 साइज़ में पीडीएफ है वो रेडी कर रखी है, बस अपलोड करने की देरी है। जैसे ही वो खुलता है वैसे आपके सामने अपलोड कर दी जाएगी। बाकी सारे लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम का हो चाहे व्हाट्सअप का हो, चाहे बाकी जितने भी ग्रुप लिंक्स हैं, इंस्टा है, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये जो फ्री वाली चीज़ है, और शायद मेरे को लगता है मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, अब ऐसे तो कैसे पता चलता है, लोग के एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं या रिव्यूज़ मिलते हैं उससे। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो अपने जो भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो और मैं कंटिन्यू रहने में थोड़ा हेल्प हो जाती है मुझे, तो बस इसलिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।